हेलो एवरीवन। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि मौर्य साम्राज्य के पास शासन कैसे थे। अब हम लोग अभी बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अब क्या होता है आगे। ठीक है, वो इतिहास में 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए। तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या बदलाव हुए 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के आखिरी शासक जो थे उनको ख़त्म कर दिया, ब्रह्मदत्त को करके हत्या करके, और खुद मतलब राजा बन गया, है ना। तो मौर्यों के बाद मगध जो थे, जो मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, उसमें शुंगों की यानी शुंग वंश की राज स्थापित हो गई। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। उसने राज्य की एकीकरण की कोशिश की। मगध की राजधानी जो पहले कहाँ हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, तो उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा विदिशा जो पूर्वी मालवा जो थी उसको दूसरी राजधानी बनाई गई। ठीक है, आखिर क्यों मालवा को दूसरी राजधानी बनाई गई या विदिशा को दूसरी राजधानी पुष्यमित्र शुंग के समय में क्यों बनाई गई? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि दूर के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था, तो वो जो दूसरी राजधानी बनाई थी मालवा के पास, इसलिए ताकि दूर के वाले प्रदेश जो थे उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, वो था विदर्भ के साथ यानी कि बरार के साथ। इसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख महाकवि जो कालिदास है उन्होंने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। अब पुष्यमित्र के समय में ही यवन, इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया यूनानी जो थे इनका आक्रमण होता है, यवनों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म जो थे उस वक्त जो बहुत बढ़ रहे थे अशोक के समय में, तो बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने का अगर कोई काम किया तो वो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बौद्ध धर्म को बढ़ने से रोक दिया और ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। ठीक है ना। आखिर पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को क्यों बढ़ाने की कोशिश की? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग स्वयं भी एक ब्राह्मण था। हमने बताया कि धर्म जो होता है, धर्म से भी कभी कभी राज जो होती है प्रभावित होती है। तो हमने बताया कि इससे पहले अशोक जो थे, ये अशोक के फॉलोअर्स जो थे, अशोक के मानने वाले जो थे, अशोक के संतान जो थे, वो सब बौद्ध, उन सब पे बौद्ध का प्रभाव था, बौद्धिस्टों का प्रभाव था, और इसीलिए वो लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग को ऐसा लगा कि ब्राह्मणों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और बौद्धों को बहुत ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है, तो उसने भद्रथ की हत्या कर दी और खुद शासन संभालने लगे, है ना। और हमने बताया कि बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया और ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, सहारा दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक ब्राह्मण था। शुंग काल की बात किया जाए तो शुंग काल में लोक कला का विकास हुआ। वहीं पे अगर बात करें कि भरूच और विदिशा शुंग कला के केंद्र बन गए। उस टाइम में सांची और बोध गया में जो स्तूप वेदिकाएं बनाई गई है वो शुंग काल के समय की ही थी। ठीक है। साहित्यिक क्षेत्र की बात करें तो मनुस्मृति की रचना शुरू हुई थी। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में शुरू हुई थी और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी टीका महाभाष्य जो थी वो लिखी थी, है ना। तो यानी शुंग काल में लोक कला का विकास हुआ। हमने बताया भरूच और विदिशा शुंग कला के केंद्र बन गए। सांची और बोध गया में स्तूप वेदिकाएं बनाई गई। साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई जिसमें मनुस्मृति की रचना शुरू हुई। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी टीका महाभाष्य लिखी। पतंजलि ने क्या लिखी? महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी। ठीक है ना। शुंगों ने कब से कब तक शासन किया? 187 ईस्वी पूर्व से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व तक के शुंग यानी कि शुंगों ने शासन किया, शुंग वंश ने शासन किया। और आखिरकार फिर क्या हुआ? शुंगों के बाद यानी कि 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी, लगभग 100 साल मान लेते हैं, लगभग 100 साल तक शुंग वंश ने शासन किया। और शुंग के बाद राज सत्ता जो थी वो कण्व के हाथ में चली गई। कण्व जो थे शुंग ब्राह्मण थे, कण्व भी ब्राह्मण थे।
है ना। और कण्व जो थे, इसके संस्थापक, जो राजवंश का संस्थापक था, उसका नाम था वासुदेव, है ना। लेकिन जो कण्व जो थे, वो अपने राज्य को ठीक से प्रभावशाली बना करके नहीं रख पाए और वैसे ही छोड़ दिए जैसे थे, ठीक है। तो हमने बताया कि शुंग के बाद राजसत्ता किसके हाथ में आ गई, कण्वों के। और कण्व जो थे वो, इसके संस्थापक कौन थे, तो कण्व के संस्थापक थे वासुदेव। लेकिन कण्व जो थे वो राज्य को अच्छा से नहीं बना पाए। तो इस तरह से कण्व जो थे वहाँ पे कण्वों के हाथ में आई जरूर सत्ता थी, लेकिन कण्वों के हाथ से फिसलते हुए चली गई। अब आगे बात करेंगे दूसरा अन्य टॉपिक, जिसका नाम है हिंद यूनानी। अलग अलग लोग जो थे अब अटैक करते हैं भारत पे और अपना प्रभाव जमाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि शुंग के बाद कौन आए, कर्ण। अब आते हैं यहाँ से बाहर के लोग, यानी अटैकर आए, हिंद यूनानी। शक के बारे में बात करेंगे, पहलव के बारे में बात करेंगे, कुषाण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम उत्तर सीमा पार से मध्य एशियाई जातियां जो थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। और कि हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इन सब लोगों ने पश्चिम उत्तर सीमा पार से जो मध्य एशियाई की जाति थी, उन्होंने भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये पहले भी थे, जैसे ईरानी मकदूनियाई आक्रमण पहले भी हुआ करते थे, मगर साम्राज्य जब उदय नहीं हुआ था तो उसके पहले से ही ये होती थी। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। पहले भी होते थे, लेकिन मौर्य शासन जो थे उस वक्त जो चल रहा था, उन्होंने नियंत्रण स्थापित करके रखा था। लेकिन मौर्य साम्राज्य जैसे जैसे शक्तिहीन होता जा रहा था, बाहर के आक्रमण फिर से शुरू होते होते गए, ठीक है ना। और आखिरकार हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य शक्तिहीन हो गया था और मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग आए, कण्व आए और इसके बाद फॉरेन अटैकर यानी कि बाहरी आक्रमण शुरू हो गया होना, ठीक है। इस काल के इतिहास की पुनर्रचना के लिए हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, ये सिक्कों से, अभिलेखों से और पुरातात्विक साक्ष्यों से। अब इस टाइम में जो आक्रमणकारी जब आए तो हमारे यहाँ के व्यापार, हमारे यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। वहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति में मेल जोल बढ़ी, आर्थिक समृद्धि बढ़ी, नगरों का विकास हुआ, साथ ही साथ प्रशासन में नए नए चीज़ों का समावेश होना शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं कि कौन आए, हिंद यूनान के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हिंद यूनान के बारे में। हिंद यूनान को इंडो ग्रीक या बैक्टेरियन ग्रीक भी कहते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या कि सिकंदर के आक्रमण के बाद बैक्ट्रिया, बल्ख और उत्तरी अफगानिस्तान पे यूनानी या यवन राज्य की स्थापना हो गई थी। वहाँ की अशांत राजनीति से, स्थिति से बाध्य होकर यवन ने आखिरकार सोचा कि भैया यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, हिंदू कुश पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद बैक्टीरिया जो थी, यानी कि बैक्टीरिया जो बल्ख और उत्तरी अफगानिस्तान है, तो वहाँ पे ये यवन राज्य की स्थापना जरूर हुई, लेकिन स्थिति वहाँ की ठीक नहीं थी, अशांत थी, राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि यवन हिंदू कुश पर्वत पार कर जाते हैं, ठीक है ना। यवनों ने यह सोचा कि हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत में चले जाते हैं। और भारत पर यवन आक्रमणकारियों में डेमेट्रियस जो थे, डेमेट्रियस को दमित्र कहा जाता है, दूसरा मिनंडर, मिलिंद कहा जाता है। तो ये जो थे भारत पर यवन आक्रमण में, ये आक्रमणकारियों में डेमेट्रियस और मिनंडर, ये दोनों प्रमुख माने जाते हैं। डेमेट्रियस और उसके सेनापतियों ने क्या किया, डेमेट्रियस और उसके सेनापतियों ने क्या किया, सिंधु नदी, मध्यमिका यानी चित्तौड़ के पास अधिकार कर लिया। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और पंजाब से आगे बढ़ते हुए वो यवन जो थे वो मथुरा, पांचाल, साकेत और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। कौन, यवन लोग। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते डेमेट्रियस की सेना, और इस तरीके से कब्जा करते हुए चित्तौड़, पंजाब या मथुरा, पांचाल, साकेत और पाटलिपुत्र तक आखिरकार पहुंच गया। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अपनी राजधानी सियालकोट पाकिस्तान में बनाई, ठीक है। तो डेमेट्रियस जब पूरे एरिया को जीत लिया, पूरे क्षेत्र को जीत लिया, तो उसने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई, पाकिस्तान में बनाई। लेकिन हमने बताया जब हिंद यूनानी अटैक हो रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ पुष्यमित्र शुंग का शासन था और उसने यवन प्रसार को रोक दिया था। उसको रोक करके सिंधु नदी तक वापस लौटने को मजबूर कर दिया था। लेकिन डेमेट्रियस के सेनापति जिसका नाम था मिनंडर,
उन्होंने लगातार यवन प्रसार को जारी रखा था, बल्कि जो डेमेट्रियस के अधीन जो यवन का विस्तार हुआ, बल्कि उसका श्रेय भी माना जाता है कि मिनंडर ने ही ये सारा क्षेत्र जो था वो बढ़ाया था, उसका विस्तार किया था। ठीक है, यानी डेमेट्रियस के क्षेत्र को भी जो सेनापति था डेमेट्रियस का, मिनंडर, उसको माना जाता है, उसको श्रेय दिया जाता है कि ये नहीं होता तो डेमेट्रियस का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं होता। एक विजेता से अधिक मिनंडर की ख्याति एक बौद्ध उपासक के रूप में माना जाता है, यानी कि पूरा क्षेत्र को जीत रहा था, लेकिन ये क्षेत्र को जीतने से ज़्यादा फेमस वो बौद्ध उपासक के रूप में हो गया। और बौद्ध विद्वान जो थे जिनका नाम था नागसेन, तो नागसेन से उन्होंने प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। कौन? मिनांडर। मिनांडर और नागसेन के बारे में जिक्र मिलता है, वार्तालाप मिलता है, बातें मिलती है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो मिलिंद नामक ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ में मिनंडर और नागसेन के बारे में जिक्र मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिनंडर और नागसेन के बारे में मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इंडो ग्रीक जब आक्रमण हुए भारत पर, तो भारत पर आक्रमण होने के बाद यहाँ पे एक नई कला चली, जिसे एक नई सभ्यता टाइप की चली, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक सभ्यता या यूनानी सभ्यता का प्रसार हुआ। अब हेलेनिस्टिक कला भी चली और हेलेनिस्टिक कला में प्रभाव में आकर भारत में सबसे पहले एक कला का विकास हुआ, जिसे कहते हैं हम लोग गांधार कला। तो हेलेनिस्टिक कला के प्रभाव से ही भारत में गांधार कला का विकास हुआ। ठीक है ना। और जब यवन भारत में आए, तो यवन भारत में आने के बाद उन्होंने चित्र वाले यानी आकृति वाले क्या चलाए? सिक्के चलाए। सोने के सिक्के का चलन अगर कहीं से शुरू हुआ है तो यवनों ने ही शुरू किया है। किसका? सोने के सिक्के का प्रचलन। ठीक है ना। और भारत में जो ज्योतिष थे उस पर भी यूनानियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब बात करेंगे शक के बारे में। शक कौन थे? देखिए, हमने बताया सबसे पहले यूनानी लोग आए, यूनानी के बाद शक आए। तो हिंद यूनानी के बाद भारत आने वाले कौन थे? हिंद यूनानी के बाद भारत आने वाले शक थे। ये शक कहाँ से आए थे? ये शक ईरान से आए थे और इनकी अनेक शाखाओं ने भारत के अलग अलग भाग में अपना प्रभाव स्थापित करके रखे हुआ था। जैसे तक्षशिला के शक होते थे उत्तर पश्चिम के क्षत्रप, क्षैरात क्षत्रप या कार्दमक क्षत्रप, ये दो थे। ठीक है ना। हाँ, भारत में शक शासकों में सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो शक शासक जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का समय काल था 130 से 150 ईस्वी। तो भारत में शक शासकों में सबसे अधिक फेमस, सबसे अधिक विख्यात राजा जो था उसका नाम था रुद्रदामन। आखिरकार रुद्रदामन का शासन कहाँ से कहाँ तक था? तो उसका राज्य जो था सिंध, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और दक्कन तक के क्षेत्र पर फैला हुआ था। किसका? रुद्रदामन का शासन। ठीक है, उसने कुषाणों और सातवाहनों से संघर्ष किया। उसने मौर्य काल के सुदर्शन झील जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मौर्य काल के सुदर्शन झील जो थे उसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। वो ऐसा पहला शासक था रुद्रदामन जो बाहर से आया था। और कहाँ से आया था? ये ईरान से। और जिसने संस्कृत में अपना जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। तो संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखवाया गया। और इसने एक और काम किया, वो है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी कौन? किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है, चलिए, तो अब आके हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय